ऐसा एक टर्म के बारे में वेक्टर एंड स्केलर, ये जो चैप्टर है इसके बारे में आपके पास थोड़ी थोड़ी जानकारी है। पहले पता करते हैं कि व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सबको मालूम होगा व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या आप में से कोई बताएगा व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी? And no direction. And what is vector quantity? A quantity which is having magnitude. हाँ, आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, पहले टर्म से ही हम लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। एनी फिजिकल क्वांटिटी, हर एक टर्म को समझने की कोशिश करना। एनी फिजिकल क्वांटिटी which can be completely expressed in terms of its magnitude only are called vector quantities. Scalar quantities. तो यहां पे मैं एक नया टर्म यूज किया, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? जो क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हुआ एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। कोई भी क्वांटिटी को अगर मेजर कर सकते हैं हम कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। जिस क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यू कैन मेजर द ब्राइटनेस ऑफ लाइट समवेयर, इससे फिजिकल क्वांटिटी उसको मेजर कर सकते हैं। यूनिट है लुमेन, ठीक है, लुमिनस है ना, कितना लुमेन है उसका यूनिट। कोई बॉडी का मास को मेजर कर सकते हैं, तो मास इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है उसका? केजी। नहीं, मेरे को अब बहुत गुस्सा आया है, कितना गुस्सा आया है, कैन यू मेजर? इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। हमारे जो पुराने शायर लोग थे वो जानते थे ये सब चीज। हमें तुमसे प्यार कितना वो हम नहीं जानते, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना। सुने ना गाना? हाँ, इतना प्यार है कि मेजर नहीं कर सकते। तो शायर लोग भी बड़े बड़े फिजिसिस्ट होते हैं। नहीं, तो इमोशनल क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड। ही इज लुकिंग और सी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, कितना कुछ मेजरमेंट है उसका? इट्स नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी, क्या है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी कोई भी टर्म बताएंगे तो आप बता सकते हो ये फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। फाइन। एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड्स। मेजर कर सकते हो तो उसका कुछ वैल्यू होगा। उसको बताने के लिए काफी मैग्नीट्यूड है तो काफी है। लेकिन बोलते बोलते आप में से कुछ लोग बोले कि जिसका डायरेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन खाली मैग्नीट्यूड बोलो काफी है। ऐसा नहीं कि हर स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन होता है। हम देखेंगे आपको मेनी स्केलर क्वांटिटी आई विल गिव यू जिसमें डायरेक्शंस है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हुआ? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, कोई दूसरा चीज की जरूरत नहीं है, तो हम उसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे आपको ये चीजें समझ में आ गया तो पक्का आप इसके कुछ एग्जांपल्स तो बता सकते हो। क्या बता सकते हो? क्या एग्जांपल? स्पीड, सर डिस्टेंस, हाँ ठीक है। मास नहीं, हम पूछेंगे टाइम, हम पूछेंगे तुम्हारा एज कितना है, तुम कहोगे इट इज नाउ 13 इयर्स। इन व्हिच डायरेक्शन? इसका कोई डायरेक्शन है? 13 इयर्स इज एनफ टू एक्सप्रेस द एज? नहीं। अच्छा, तो हम कहेंगे टाइम। व्हाट अबाउट टेम्परेचर? व्हाट इज द रूम टेम्परेचर? यू से नाउ इट इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इज इट नॉट एनफ टू एक्सप्रेस द रूम टेम्परेचर? कोई दूसरा चीज बोलने की जरूरत नहीं है। तो टेम्परेचर इज कमिंग अंडर दिस कैटेगरी। तो ऐसे करके ढेर सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जिनको हम स्केलर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा आता है व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसका, हाँ बोलिए बोलिए, कोई ऑनलाइन में बोल रहे थे, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? बोलो। It is both magnitude and direction. Which can be completely expressed in both magnitude and direction. Any physical quantity which can be completely expressed in terms of its magnitude and direction is a vector quantity. देखो ये स्टेटमेंट सही है, कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। अगर आगे चल के किसी एंट्रेंस में आया डिफाइन ए वेक्टर क्वांटिटी और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है यू राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो गलत हो जाएगा। ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे जिनका डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर नहीं है। गाय का 4 टांग है, सही है, लेकिन ये कितना सही है कि जिसका 4 टांग है वो गाय है, तो गलत हो गया। कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होते हैं, लेकिन जिसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर है कहना गलत है। तो ये गहरी सोच को हम लोग थोड़ी देर में और पढ़ेंगे, आज नहीं 2-3 क्लास के बाद आएगा। क्यों? फिर वेक्टर का सही डेफिनेशन क्या आएगा। अभी काम चलाओ डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी which needs a magnitude and a fixed direction to completely express it is called a vector. It will be more appropriate if we say a vector has magnitude and direction associated with it. दूसरा वाला स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट है। गाय का 4 टांग है कहना सही है, जिसका 4 टांग है वो गाय है कहना गलत है कि नहीं? ये ऊपर वाला चीज गलत है, लेकिन आप लोग बच्चे हो तो हम शुरू ऐसे करते हैं, बाद में हम ये स्टेटमेंट को भगा देंगे, ये वाला सही नहीं है बोल के। ठीक है, अभी काम चलाते हैं। तो ये सेकेंड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट्स अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन होता है। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, कोई पूछेगा ये ब्लॉक का मास कितना है, आप कहोगे 5 kg। किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन की क्या जरूरत है, मास ही तो पूछो, मास तो 5 kg है कि नहीं? अच्छा, तो मास हो गया स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप इस ब्लॉक को पुश करो, आप कहोगे पुशिंग इज ए फोर्स। किधर को पुश करें, इधर को कि इधर को? दैट मींस टू एक्सप्रेस द पुशिंग you need to specify a particular direction। नहीं तो हम कहेंगे इधर को पुश करो। अच्छा, इधर को पुश करेंगे, धीरे से पुश करेंगे कि जोर से पुश करेंगे? again you are asking about the magnitude, है कि नहीं? तो आप कहोगे 10 न्यूटन फोर्स में पुश करो। that means to express the pushing agent you need to specify a direction as well as a magnitude। इसका मतलब जो फोर्स है, जो पुशिंग एजेंट है, वो वेक्टर क्वांटिटी हुआ कि स्केलर क्वांटिटी हुआ? वेक्टर क्वांटिटी हुआ। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम लोग? एग्जांपल में लिखेंगे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। इतना ही तो जानते हो, आगे नहीं जानते हो आप लोग, है ना? डिस्प्लेसमेंट, ये सारे जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब कोई भी एक नया फिजिकल क्वांटिटी में बताऊंगा तो आपके लिए बताना डिफिकल्ट है कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। सपोज ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर वो क्या होता है, कैसा होता है, वेक्टर है कि स्केलर है, कैसे पता करेंगे? नहीं, ऐसे पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वेक्टर होता है कि स्केलर होता है, कैसे पता करेंगे? अनलेस अनटिल यू नो अबाउट इट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट वेदर इट इज ए वेक्टर और स्केलर। हाँ, उसका डेफिनेशन मालूम है, क्या चीज होता है मालूम है, तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। तो अभी हम लोग बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, इसको क्या होगा उसको क्या होगा ऐसे करके, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है जो एक झलक में लगता है कि स्केलर है लेकिन है वेक्टर।
कुछ एक झलक में लगता है कि ये वेक्टर है लेकिन है स्केलर। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग अभी याद रखेंगे। उसका व्हाई हाउ को ड्यूरिंग दिस कोर्स में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसे होता है। अभी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक्सेप्शन केस में कोई फिजिकल क्वांटिटी जो देखने में वेक्टर जैसे लगता है लेकिन है स्केलर, स्केलर जैसे लगता है लेकिन है वेक्टर। बताओ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी यू नो हाफ mv स्क्वायर, नहीं तो ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? देखो कंफ्यूजन आ गया। हाँ, क्योंकि आप आपके हिसाब से हाफ mv स्क्वायर में v क्या है? वॉल्यूम है कि वोल्टेज है? वेलोसिटी है। और असलियत में तो वेलोसिटी भी नहीं है, v इज नॉट वेलोसिटी। इन द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ mv स्क्वायर v इज स्पीड। ठीक है, इतना माइन्यूटली आप लोग डिस्क्रिमिनेट कभी नहीं किए थे, हम लोग आगे आगे करेंगे, ये साल ही करेंगे, क्लास 9 में ही सारा कुछ करेंगे। तो हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। अब देखो कोई भी एनर्जी लो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, उनका कोई डायरेक्शन है नहीं। तो देखने में लगता है कि वेक्टर जैसा है लेकिन है स्केलर, तो उसको याद रखना जरूरी है। कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी क्या है, अरे कोई भी एनर्जी ले लो, सारा का सारा एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसको अभी यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। आप तो जानते हो प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, है नहीं? तो क्या होगा, वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? नहीं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्यों सर, क्यों होता है? अब क्यों बताने के लिए आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, तो हम कहेंगे प्रेशर इज कमिंग आउट टू बी ए स्केलर क्वांटिटी। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए, क्यों हुए ये सबको बताएंगे, वक्त पर आने पर बताएंगे। बताओ एरिया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? अनफॉर्चुनेटली इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलोगे सर तो फिर ये डेफिनेशन क्यों दिए, ये तो पता ही नहीं चल रहा है कुछ देख के। नहीं, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, आगे आगे डेफिनेशन में बदल दूंगा। ये डेफिनेशन की बलबूते पर आप सोचने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए फंस रहे हो, समझ रहे हो ना? एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आहा, तो इसका भी एक डायरेक्शन होता है क्या? हाँ होता है। कैसा होता है? सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये एक वेक्टर है, इसका एरिया एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन कैसा होता है मालूम है? बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ऐसा होता है। ठीक है, तो एरिया इज, क्यों ऐसे होता है तो देखेंगे क्यों ऐसे होता है, समय आने पर एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट अबाउट करंट? एक वायर में करंट जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लग रहा है वेक्टर लेकिन है बेचारा स्केलर। ये करंट जो है स्केलर क्वांटिटी। क्यों हुआ? क्योंकि हमें वेक्टर का सही डेफिनेशन अभी तक मालूम नहीं है। ये काम चलाओ डेफिनेशन से। मैं इसलिए बताया कि डेफिनेशन गलत है, लेकिन बच्चों के लिए चलता है। छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है। बड़े होने के बाद बोलते हैं कि सूरज अपनी जगह है, हम लोग घूम रहे हैं। छोटे बच्चों बोलो हम लोग घूम रहे, तो कहाँ घूम रहे हैं, मैं तो खड़ा हूँ, समझ में आएगा? नहीं आएगा उसको, नहीं। तो ऐसे, तो अभी हम लोग आपको ऐसे ही सिखा रहे हैं कि हाँ ये वेक्टर है, स्केलर है, ये डेफिनेशन से काम चलाओ। हो गया क्या? सबका समझ में आ गया? फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखें कि वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जिसके भी पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर नहीं है। ये भी हम लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को ढेर सारे तरीके में रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 13 डिफरेंट मेथड्स टू रिप्रेजेंट। हम लोग 2-3 मेथड देखेंगे। ठीक है, 13 मेथड है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? इन दिस फॉर्म a vector is represented by
represented by an arrow mark. Length of arrow gives magnitude of vector and arrowhead gives direction of vector. ठीक है, ये हुआ ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन में हम एक वेक्टर को एरो बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब एरो बार से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज हम कहेंगे कि एक वेक्टर है, फोर्स है। क्या है ये? फोर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर कुछ सिंबल भी यूज करते हैं। अगर हमें लिखना है वेक्टर एफ, हम वेक्टर एफ नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ये हम यूज करते हैं। इफ आई से वेक्टर एफ, मतलब आप लिखोगे इतना, नॉट दिस, नॉट दिस। समझ में आ रहा है? यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन कम टू द फर्स्ट बेंच। विजिबल टू यू क्लियरली? नॉट विजिबल, कम टू द फर्स्ट बेंच। स्पेक यूज करते हो क्या? करते हो? स्पेक यूज करते हो? तो मस्ट चेकअप। तो कोई, अब जब हम बोलेंगे वेक्टर एफ, आप लिखोगे लाइक दिस। अगर हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, तो आपको इतना लंबा नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? वेक्टर एफ के दोनों तरफ दो डंडे दे दो, मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। समझ में आ रहा है? ये सब सिंबल हम लोग यूज करेंगे आगे आगे। सपोज हम कहेंगे कि राइट द expression where vector A is added to vector B, तो आप कैसे लिखोगे? एग्जाम्पल के बता रहे हैं। आप लिखोगे आंसर, क्या लिखोगे? वेक्टर A is added to vector B। ये वेक्टर A is added to vector B, इतना लंबा चीज को हम छोटे करके लिख दें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके हम लिखना सीखेंगे। ये ग्राफिकल फॉर्म में किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हम कहेंगे कि वेक्टर एफ, ये क्या है? वेक्टर एफ क्या है? 10 न्यूटन इन डिरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। 10 न्यूटन इन डिरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये वेक्टर था, तो उसका एक मैग्नीट्यूड था। मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया 10 न्यूटन। अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट इज दिस, इसको क्या लिखोगे आप? इक्वल टू 10, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन खाली इसको देख के वेक्टर के डायरेक्शन पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। तो हमें पूरा चीज लिखना पड़ेगा। पूरा चीज लिखने की बजाय हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ले लेंगे ए से, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, सॉरी ये वेस्ट एंड ये साउथ, और नॉर्थ ईस्ट मतलब बीचों बीच ऐसे। तो हमें क्या करना है? एक एरो मार्क ड्रॉ करना है। द वेक्टर इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो मार्क। कितना लंबा एरो मार्क ड्रॉ करेंगे? उतना लंबा यूज करेंगे कि उसका लेंथ विल बी इक्वल टू 10 यूनिट्स इन योर ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में 10 यूनिट लंबा एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। और ये जो है वेक्टर, इसको लिखेंगे वेक्टर एफ। मतलब वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड क्या है? 10। डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा? बहुत सिंपल है। सपोज हम कहेंगे कि एक वेक्टर ऐसा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? लेंथ ऑफ द एरो मार्क गिव्स यू द मैग्नीट्यूड। ये जो लेंथ जितना होगा दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। रिमेंबर, यहाँ पर लेंथ ऑफ द एरो मार्क गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कितना लंबा करें? बड़ा वेक्टर होगा, 20 न्यूटन वाले फोर्स होगा तो ज्यादा लंबा होगा, 10 न्यूटन वाले फोर्स होगा कम लंबा होगा। समझ में आ रहा ना? अच्छा, अगर समझ में आया तो बताओ इस केस में सपोज कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं। एक फोर्स ऐसे दिखाया गया है, कॉल दिस फोर्स टू बी F1 वेक्टर। एक फोर्स ऐसे दिखाया गया है,
कॉल दिस फोर्स टू बी F2 वेक्टर। क्या बता सकते हो, दिस बॉडी विल बी एट रेस्ट और मूव, इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, क्योंकि ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स है, लंबा ज्यादा है, ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स है, ये कम मैग्नीट्यूड का फोर्स है, लंबा कम है, तो ये फोर्स ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली इधर को आ जाएगा। समझ में आया? तो हम कहेंगे हियर ब्लॉक ए moves to left. Why? Because F2 का मैग्नीट्यूड is looking greater than F1 का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? मैं जो चीजें बता रहा हूँ उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चल के ये सब नहीं बताएंगे, सीधे सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यू विल बी एबल टू फॉलो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। सबको समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर। अंडरस्टैंडिंग अंडर का मतलब जानते हो ना, ऊपर से जा रहा है नीचे खड़े हैं, नहीं? ठीक, सो ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारे चीज हो गए, इनको स्क्रीनशॉट चाहिए ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 1 हम लोग देख लें, इसको और थोड़ा बढ़िया से समझेंगे। चलिए अब और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आई वांट टू राइट सम वेलोसिटी वेक्टर्स। v1 is say 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, v2 is say 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, v3 is 12 meter per second towards west, and v4 is say 10 meter per second towards 30 degree north of west। ऐसे करके दिया है। हम ये सारा वेक्टर को अभी ग्राफिकली ड्रॉ करना है और देखना है क्या सचमुच हमें समझ में आ गया। लेट अस चेक, ठीक है? करते हैं। कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ शो करेंगे। अगर हम ग्राफ पेपर में ऐसा ड्रॉ करते हैं, इसको नाम देते हैं ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अगर यहाँ पे इंडिया में बनाएंगे तो कलकत्ता कहाँ पे आएगा? ईस्ट। तुम लोग मालूम है, तो उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? बंगाल का पूरा समझ में आ गया, ठीक है? तो ये बंगाल का वेस्ट है, इंडिया का ईस्ट है, इसलिए जब अंग्रेज आए थे तो हम उनको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, उधर से ही आए थे, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे। Anyway, तो हमारा बात तो भटक गया, हमारा निकालना था v1 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एरो मार्क ड्रॉ करना पड़ेगा। कितना लंबा? 8 यूनिट्स, 8 यूनिट का, ये 8 यूनिट का होगा, यहाँ पर लिखेंगे v1। तो v1 को कैसे पढ़ेंगे? इसे वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, देखने से ही पता चल जा रहा है कि नहीं? बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखने में कितना आसान लग रहा है, आगे देखोगे इसका यूज कितना रिगरस है, विगरस है, ठीक है? v2 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, मतलब साउथ और वेस्ट का बीचों बीच कितना एंगल होगा? ये एंगल 45 डिग्री। लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे v2, so it is v2 is 6 units in the direction of साउथ वेस्ट। हाँ, 2 बढ़ा दी, चलो आसान था। तीसरा वाला v3 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब एक एरो मार्क ड्रॉ करना है, थोड़ा लंबा सा करना है और दिखाना है कि ये लेंथ इसका 12 है, लिखना है यहाँ पर v3 हो गया। लास्ट वाला v4 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। थोड़ा देखो, बुक ऑफ अशोक मतलब अशोक का बुक है कि नहीं?
वेस्ट का नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, ये वेस्ट है। दिस इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, दिस इज साउथ ऑफ वेस्ट। समझ में आ रहा है? लैंग्वेज के साथ एक्वेंटेंसी बनाओ। ये वेस्ट है, ये साइड को हम कहेंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये साइड को हम कहेंगे साउथ ऑफ वेस्ट। ये नॉर्थ है, इसको कहेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको कहेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आर यू गेटिंग? तो इधर क्या लिखा है? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का नॉर्थ के तरफ 30 डिग्री, मैग्नीट्यूड कितना है? 10। तो ठीक है, तो अब ऐसा एरो मार्क ड्रॉ करेंगे। कितना लंबा? 10 यूनिट। क्या लिखेंगे? V4। ये एंगल कितना होगा, कोई बताएगा? 30 डिग्री। सबको समझ में आ गया है? ठीक है। अगर आप लोगों को इतना बढ़िया समझ में आया तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा वेक्टर है जो थोड़ा दिखने में लंबा चौड़ा है ऋतिक रोशन की तरह, और ये है मान लो 15 और ये एंगल दिया है 20 डिग्री। तो क्या बता सकते हो व्हाट इज V5? ठीक हो गया। 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ टुवर्ड्स 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है। क्या बोलो? 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यू आर करेक्ट। हाँ, थोड़ा सा 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये चीज आपको अभी समझ में आ गया। ठीक है। और क्या समझ में आ रहा है इसमें? इसको मिटाते हैं अभी, नेक्स्ट देखेंगे। और क्या है, आप लोग लिख चुके हो इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हुआ कि सपोज कहेंगे दिया गया है कि ये वेक्टर एफ है, दिखने में ऐसा है, और कहा गया है वेक्टर एफ आपको दिया गया है, ड्रॉ वेक्टर 2f। अब एफ इतना बड़ा है तो 2f उसका डबल होगा। तो 2f कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसका लेंथ जितना है इसका लेंथ डबल है, लिखेंगे 2f। समझ में आया क्या? अगर ये f हुआ तो ये होगा 2f। अगर हमें पूछा गया ड्रॉ वेक्टर माइनस f, ड्रॉ वेक्टर माइनस f, हाँ, तो देखेंगे f रहेगा, f इधर को था, माइनस f ऐसे रहेगा, मतलब एग्जैक्टली सेम रहेगा लेंथ में, लेकिन लिखेंगे कुछ ऐसे। समझ में आ रहा है क्या? f एंड माइनस f आर इक्वल एंड अपोजिट, f एंड माइनस f आर इक्वल एंड अपोजिट। ये समझ में आना जरूरी है। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो प्लीज पूछो, नहीं पूछोगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। कभी कभार आप कोई सीधी जुदी डाउट पूछ लेते हो, लोग आपको इडियट सोच लेते हैं, लेकिन सोचो पूछ लोगे तो बाकी लोग आपको 5 मिनट के लिए इडियट सोचेंगे, आंसर जान गए उसके बाद सब बराबर। नहीं पूछोगे आप जिंदगी भर इडियट रह जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप इडियट रह जाओगे। अच्छी बात तो है नहीं? नहीं तो ठीक है। तो ये f हुआ, ये माइनस f हुआ, ये 2f हुआ। अगर मैं आपको कहता हूं ड्रॉ माइनस 3f, कर सकते हो क्या? हाँ, माइनस f है, 3 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, ये माइनस 3f हो गया, ये था माइनस f, नहीं ये माइनस 3f हो गया, माइनस f का 3 गुना। हाफ f ड्रॉ करो, f/2, हाँ इसका आधा सा इसका ड्रॉ करो, मतलब 1 दिया है तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी उसके साथ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रहा है, दैट इज नोट पॉइंट नंबर 2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते थे? लेंथ, नहीं, लेंथ वाज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या किसी भी एक लाइन का लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है? सपोज आई आस्क यू टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ -5 सेंटीमीटर, ड्रॉ कर सकते हो? 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हो, -5 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ करोगे? लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई भी चीज दुनिया में ढूंढ के लाओ जिसका लेंथ नेगेटिव है,
ये पेन का लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मेरा हाइट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं सर, आपका हाइट -5 फीट है। -5 फीट तो अपनी जमीन के अंदर रहूंगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। तो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, है ना? वेक्टर नेगेटिव हो सकता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? स्पीड। नहीं, वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हो गया मैग्नीट्यूड, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैं कहूंगा ए कार इज मूविंग ऑन द रोड with -10 meter per second, the sentence has no meaning. But when I say a car is moving on the road with a speed of -10 meter per second towards east, इस मतलब हुआ it is moving towards west with 10 meter per second. That means when I am saying it is -10 meter per second towards east, I am talking about speed or velocity. I am indicating the direction. So I am talking about velocity. Velocity can be negative, speed cannot be negative. Are you getting? So magnitude of a vector is always positive, it can never be negative. समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो बताओ, just for sake of example, suppose दिया है कि magnitude of vector f is 5, क्या आप बता सकते हो 2f का magnitude क्या होगा? f जितना लंबा था 2f उसका डबल लंबा था। अच्छा, -3f का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। -3f मतलब ये लाइन का लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेवर से -15, से ओनली 15। हाँ, अगर मैं कहूं -4f का वैल्यू कितना होगा तो आपको यस, नाउ इट विल बी -20 बिकॉज़ इट इज -4 मल्टीप्लाइड टू 5। समझ में आ रहा है? सो इट इज कमिंग आउट टू बी -20। इज दैट क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है? अच्छा, ये चीज भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये सारा चीज समझ में आ गया तो मैं आपको कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन सभी पूछने वाला हूं। ठीक है? छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको मैं अभी पूछने वाला हूं। आप लोग फोटो लेना चाहते हो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, ए पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड towards 30 degree north of east. Another particle moves with same speed in opposite direction. Write its velocity. उसका वेलोसिटी क्या होगा? इसका वेलोसिटी दिया है 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। उसका वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, आपको सोच के बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, two forces F1 and F2 pull a body
given F1 is 10 Newton towards F1 is 10 Newton towards 20 degree south of west. F2 is 10 Newton towards 70 degree east of north. What is net force on बॉडी? वो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना आ रहा है आपको बताना है। कोशिश करो, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप कर सकते हो। क्या दिया है? टू फोर्सेस F1 एंड F2, थोड़ा इंक ठीक नहीं था तो इसे बना दी। पुल a body given that F1 is equal to 10 Newton towards 20 degree south of west and F2 is 10 Newton towards 70 degree east of north। पूछा है what is net force। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए पहला क्वेश्चन, पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये पार्टिकल मूव कर रहा है विद 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बताओ किसके साथ 30 डिग्री करेगा? नॉर्थ के साथ कि ईस्ट के साथ? नॉर्थ ऑफ ईस्ट का नॉर्थ के तरफ 30 डिग्री, तो ईस्ट का नॉर्थ के तरफ 30 डिग्री, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कितना लंबा है? 6 मीटर पर सेकंड। ये है पार्टिकल 1 का वेलोसिटी, ये 30 डिग्री है। दूसरा उसका अपोजिट डायरेक्शन में गया तो ऐसे गया हो, तो कॉल इट V2, और ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है ना। तो V2 क्या हो गया? V2 इज 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स, किधर को जाएगा? 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। 30 डिग्री टुवर्ड्स 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। सबको समझ में आ गया? ठीक है ना। अच्छा, इधर यहाँ पे बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे? दिया है कि F1 and F2 pull a body given F1 is 10 Newton towards 20 degree south of west। अच्छा, ऐसा है क्या? चलिए थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट। 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट के साथ 20 डिग्री करेगा। ऐसा कितना? 10 न्यूटन का है, 20 डिग्री, ये हो गया F1। दूसरा फोर्स कैसा है? 70 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 70 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ का ईस्ट के तरफ 70 डिग्री मतलब ईस्ट का नॉर्थ के तरफ कितना? 20। तो ये हो गया F2। क्या लग रहा है आपको? ये दोनों फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा? क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट हैं, तो आप कहोगे एज F1 and F2 are equal and opposite, equal and opposite, therefore net force is 0। ये हो गया आपका ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चीजें तो समझ में आ रहा है, इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं। पहला क्लास है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, दिमाग हिल जाएगा।
अगले क्लास से हम लोग मस्त से पढ़ेंगे, क्योंकि अगले क्लास मुझे वो साइन थीटा कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा बढ़िया से उसको पढ़ के आना। अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है।